ब्राइटनेस है इस लाइट के कंपैरिजन में वो है 5 लाख लक्स। कहाँ 700, कहाँ 5 लाख, है ना। लेकिन इंसान क्योंकि बंद कमरे में रहता है दिन रात एक ही जगह पे, तो ब्रेन ये कंफ्यूज रहता है ये दिन है कि रात है। हो सकता है ये रात ही हो, क्योंकि ये 5 लाख लक्स तो नहीं लग रहा। तो जिन लोगों को नींद की दिक्कत है, जिन लोगों को डिप्रेशन की दिक्कत है, आप में से कुछ लोगों ने लिखा है, जिन लोगों को एंजाइटी की दिक्कत है, उनका अगर जो लोग नींद की गोलियों पे हैं, जो लोग साइकेट्रिक गोलियों पे हैं, उनको इतना करना है, जितना ज़्यादा दिन में ब्राइट लाइट में रहेंगे उतनी अच्छी नींद रात को होगी। दिन में यू हैव टू बी इन ए ब्राइट लाइट, एंड रात को सोने से 2 घंटे पहले डार्कनेस में, मोमबत्ती वाली लाइट में, 0 वॉट लाइट में। रात को बहुत ब्राइट लाइट में रहेंगे, हम तो ऐसे ही करते हैं ना कि भाई रात में हो गया, सारे सब खा पी लिया, अब आप मोबाइल निकालते हैं, फेसबुक देखते हैं मुझसे ज़्यादा खुश कौन कौन है, और ऐसे करते हैं ना। सबसे आखिरी काम क्या करते हैं कि फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, और आप ब्लू ब्राइट लाइट आंखों में लगातार डाल रहे हैं, यानी कि ब्रेन को ये दिखा रहे हैं कि अभी दिन है, अलर्टनेस चाहिए अभी, फिर आपको नींद नहीं आएगी, राइट। यानी कि सोने अगर 10 बजे तो 8 बजे के बाद मोबाइल को मत देखो, 8 बजे के बाद स्क्रीन डोंट सी, 8 बजे के बाद लाइट को डिम कर लो, अब नींद आएगी, बिकॉज ब्रेन विल इंटरप्रेट नाउ इट इज नाइट, राइट। तो आपका ब्रेन जब इंटरप्रिटेशन करता है, इंटरप्रिटेशन के लिए क्लू लेता है ज़मीन से, धरती से, क्लू लेता है आसमान से। आपने आसमान को ब्लॉक कर दिया क्योंकि आप कमरे में हैं, आपने ज़मीन को ब्लॉक पहले से कर रखा है, तो आपका जो सर्केडियन क्लॉक है ह्यूमन का, वो हमेशा गड़बड़ रहता है। इसीलिए आप देखिए बीमारियां ह्यूमंस में ही होती हैं, एनिमल में तो बीमारियां कहाँ होती हैं, वो बाहर रहते हैं, कभी थोड़े बहुत बीमार पड़ते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। हम भी ऐसा कर सकते हैं कि हमारे थोड़ा बहुत इस जो मैंने बताया इसको इम्प्लीमेंट करके। तो खैर किसी भी तरह का बीमारी है, चाहे वो ओबेसिटी है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो हार्ट डिजीज़ है, सारी बीमारियों का कनेक्शन है आपके बॉडी क्लॉक से, और बॉडी क्लॉक का कनेक्शन है लाइट सोर्स कि भाई स्टे इन ब्राइटनेस इन द डे, नंबर 1, ईट विद द ब्रैकेट ऑफ 12 आवर्स 8 AM to 8 PM, नंबर 2, राइट। ये दोनों चीज़ें, और तीसरा है स्टे इन टच विद द अर्थ, नंबर 3। ये तीनों चीज़ें जब करेंगे तो आपका सर्केडियन क्लॉक ठीक होने लगेगा। सर्केडियन क्लॉक जब ठीक होने लगेगा तो जैसे मैंने बताया आपके बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स भी हैं, वायरस भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, लेकिन ये अपने हद में रहेंगे, और जिन्होंने हद पार कर लिया या तो नॉर्मल सेल उसको मार देगी या फिर उसको वापस हद में ले आएगी। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपने बॉडी का सर्केडियन रिदम को ठीक करना है। उसके लिए फूड एज मेडिसिन ऑलरेडी यू नो, टाइम एज मेडिसिन ऑलरेडी यू नो, 0 वोल्ट धरती वो भी आपको पता चल गया, लाइट एज मेडिसिन जो मैं आज बात कर रहा हूँ, ब्राइटनेस, मोर ब्राइटनेस इन द डे। आप एक बदलाव कर सकते हैं कल से कि जब आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो खिड़की के पास करेंगे, खिड़की के पर्दे हटा देंगे, तो ब्राइट लाइट मिल रही है आपको। मैं धूप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लाइट की बात कर रहा हूँ, राइट। ब्राइट लाइट मिल रही है आपको, तो उससे यू विल सी कि रात की नींद आपकी अच्छी होगी। इसके विपरीत कि रात को अगर बहुत ब्राइट लाइट में रहेंगे, स्क्रीन पे रहेंगे, तो आपको नींद फिर नहीं आएगी। योर ब्रेन इंटरप्रेट दैट एज ए डे, राइट। सो कैंसर, ओबेसिटी, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। कैंसर का बढ़ना और घटना डिपेंड करता है आपकी टाइम ऑफ ईटिंग पे। टाइम ऑफ ईटिंग को एक्सपैंड कर दीजिए, ट्यूमर ग्रोथ बढ़ेगा। टाइम ऑफ ईटिंग को आप हद के अंदर ले आइए, ट्यूमर रिसीड करेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, राइट। ये इसका साइंस है। तो हम क्या करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, आपके लिए, कि पहले 15 दिन जो ज़्यादा बीमार हैं, ज़्यादा बीमार का डेफिनेशन एक्सट्रीम वीकनेस, हीमोग्लोबिन बिल्कुल लो हो गया, वेट बिल्कुल कमज़ोर हो गया, राइट, वो उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, बॉडी पेन है, उनको हम बोलते हैं 8 घंटे की विंडो में खाओ, 10 AM to 6 PM फॉर 15 डेज। कल जो आपको चार्ट बना के देंगे उसमें कुछ लोगों को हम 10 AM to 8 आवर विंडो ऑफ ईटिंग, 10 AM to 6 PM के ब्रैकेट को हम टिक करेंगे, वहाँ लिख के देंगे। सबको नहीं, जो ज़्यादा बीमार हमारे हिसाब से है। 15 दिन ऐसा करने के बाद बीमारी थोड़ी हल्की फुल्की ठीक हो गई तो 8 आवर विंडो ऑफ ईटिंग को कर दिया 10 आवर विंडो ऑफ ईटिंग, जो अभी भी है, राइट, जो यहाँ भी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ 9 AM to 7 PM कितने घंटे होते हैं? 10 घंटे। या फिर 8 AM to 6 PM 10 घंटे, राइट। ऐसा आपने 15 दिन किया। अधिकतर लोग तो 1 महीने में उनके सारे सिम्टम गायब हो ही जाते हैं, अधिकतर लोगों के। और ऐसा करने के बाद ज़िंदगी भर के लिए 12 आवर विंडो ऑफ ईटिंग, 8 AM to 8 PM window of eating and 12 hours of fasting, 8 PM to 8 AM,
अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कुछ लोगों की कि हम तो आते ही ऑफिस से 10 बजे हैं या 9 बजे आते ही हैं, तो ये कैसे होगा, तो वो नहीं कर पाएंगे। कोई नाइट शिफ्ट में होते हैं, कोई सोल्जर होते हैं, उनको ड्यूटी रात को है, कोई गार्ड है ड्यूटी रात को है, कोई इमरजेंसी डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल रात को ही ड्यूटी है, जो फ्लाइट वाले अटेंडेंट होते हैं, पायलट होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है जहाँ पे नाइट ड्यूटी करना पड़ता है। यहाँ पे ये बात समझने वाली है, पूरे दुनिया में देखा गया है। ये एक किताब मेरी है सर्केडियन डॉक्टर, आपको मिली है, यू गॉट इट राइट। इसमें सारे रिसर्च पेपर दिए हुए मैंने कि जो लोग नाइट ड्यूटी में होते हैं उनमें हार्ट डिजीज़ सबसे ज़्यादा होती है, उनमें कैंसर ज़्यादा होता है, उनमें डायबिटीज़ ज़्यादा होता है, उनकी मौतें जल्दी होती हैं, उनकी मोर्टलिटी रेट हाईएस्ट होती है। पूरे वर्ल्ड का एवरेज है, सारे रिसर्च पेपर मैंने डाला है। तो रात में ड्यूटी करना एक हैज़र्डियस प्रोफेशन में आता है, जिस तरह से बॉर्डर में सोल्जर्स एक हैज़र्डियस प्रोफेशन में जहाँ पे कभी मारा जा सकता है, वो तैयार भी इस चीज़ के लिए है ना, तो वो बोल सकते हैं प्रोफेशनल हैज़र्ड। तो रात में अगर आप ड्यूटी करेंगे तो धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब बीमार पड़ जाएंगे, और जब बीमार पड़ ही गए, ठीक करना ही है, तो उनको उस वक्त ब्रेक लेके अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर जिस तरह से अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने गाड़ी तो ले ली लेकिन मेरे घर से ऑफिस तक का जो सड़क है वो है ही गड्ढे, अब गड्ढे में भी गाड़ी चलाऊँ, गाड़ी ठीक भी रहे, कैसे हो सकता है। तो आप मान ही लीजिए आपका गाड़ी 10 साल नहीं चलेगी, वो 5 साल ही चलेगी, मान ही लीजिए। हमारे बॉडी के कुछ नियम है, वो नियम किसी न किसी वजह से अगर हम पूरा नहीं कर पाते, चाहे वो हमारी मजबूरी हो या जो भी हो, तो हमारी बॉडी में रिएक्शन अकॉर्डिंगली आएगा, इसको मान ही लेना है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जो इस बीमार होने की वजह से घर पे ही बैठे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वो तो ये कर ही सकते हैं, तो उनको करना है, या एटलीस्ट तब तक कर सकते हैं जब तक ठीक ना हो जाए। 1 महीने से 3 महीना, हद से 4 महीना। हर 4 महीने में हमारा पूरा खून नया हो जाता है, इसीलिए HbA1c टेस्ट हर 4 महीने में ही एक बार करने बोलते हैं, राइट। तो अगर आप ठीक से 4 महीने कर लेते हैं या 3 महीने कर लेते हैं तो आप ब्रांड न्यू बन गए। अब दोबारा से कोई हैज़र्डियस काम करना भी चाहा तो कर लेंगे। जिस तरह से कोई खिलाड़ी होता है, वो खिलाड़ी में खेल खेल में उसको चोट लग जाती है तो वो भी तो रेस्ट लेता ही है ना, जब पूरा ठीक हो गया तो दोबारा फिर खेल के मैदान में उतरता है। ठीक उसी तरह से जो भी हैज़र्ड्स हैं प्रोफेशन के, नाइट शिफ्ट की बात आपने की, तो धीरे धीरे इंसान बीमार पड़ेगा, वियर एंड टियर होगा, तो उसको दोबारा से रेस्ट लेना ही पड़ेगा। अपने टाइम ऑफ ईटिंग को दिन में 12 आवर विंडो ऑफ ईटिंग 8 AM to 8 PM करना ही पड़ेगा, बिना किए ठीक नहीं हो सकता। जिस तरह से आपको कभी फ्रैक्चर हो जाता है तो आप रेस्ट देते ही देते हैं। कोई अगर ये पूछे कि फ्रैक्चर हो गया लेकिन मेरे पास काम इतना है, मैं रेस्ट नहीं दे सकता हाथ को, तो क्या सोल्यूशन है, तो आप क्या बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो कहीं कहीं सोल्यूशन यही होता है कि आपको ब्रेक देना होता है, दैट इज द ओनली वे अनफॉर्चुनेटली। 10 AM to 6 PM, 10 AM to 6 PM। लेकिन दिन में तो सोएगा ना, खाएगा कैसे, रात को काम करा तो दिन में सोएगा, खा ही नहीं पाएगा, खा के सोएगा 3 बार कैसे खाएगा, एक बार खा के सो जाएगा, फिर जब उठेगा तो रात हो जाएगी, फिर भूख लगेगी पूरी रात भर। उसका सोल्यूशन वही मैं बता रहा हूँ, कई सारी चीज़ों में नेचर ने हमें बनाया, जब नेचर का रूल जाने अनजाने ब्रेक होता है तो नेचर हमें सजा देती है। सोल्यूशन नहीं है इसका, सोल्यूशन ही बेस्ट कुछ नहीं कर सकते इसमें, बेस्ट यही कर सकते हैं जब भी खाना खाएं DIP डाइट के अकॉर्डिंग खाएं, चाहे रात को ही खाएं, ये कर सकते हैं बेस्ट, है ना। बेस्ट यही कर सकते हैं हर 6 महीने 7 महीने में ब्रेक लें, ये कर सकते हैं आप। लेकिन अगर नेचर के नियम हम तोड़ेंगे, चाहे किसी मजबूरी की वजह से ही हो, तो नेचर हमें सजा देगा, इसको मानना ही पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, राइट। PCOD का प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि उन गर्ल्स ने वैक्सीन लगाया है, कोरोना वैक्सीन। पहले अभी जो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, हमारे 500 क्लिनिक हैं, 20 हॉस्पिटल हैं, तादाद कई गुना बढ़ गई है, इनफर्टिलिटी की तादाद कई गुना बढ़ गई है। तो लेकिन जो आज मैंने बताया या जो अगले 10 मिनट बता रहा हूँ, वो जब करेंगे तो जो साइक्लिक मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अगर कहीं दर्द है ठीक होने लगेगा। सिस्ट है, सिस्ट का होना अपने आप में बीमारी नहीं है, अक्सर सिस्ट होता ही है, ओवरी में सिस्ट होता ही है, दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। लेकिन सिस्ट को देख के पैनिक हो गए, अब क्या करें, फिर सर्जरी कराएं, डॉक्टर के चुंगल में फंस गए, अब जाके वो जो भी स्टेरॉइड्स देंगे उससे वाकई में PCOD का एक नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। तो करना ऐसे लोगों को यही चाहिए, ऐसे दोज वुमेन दे शुड फॉलो व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ। उनको अपना सर्केडियन क्लॉक ठीक करना चाहिए। कैसे पता चलेगा ठीक हो गया? उनका
मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर ठीक से आ रहा है, कोई पेन नहीं हो रहा, पेनलेस है, यानी कि ठीक हो गया, यही देखना पड़ेगा उनको। तो उसके लिए जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको कीजिए। और लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देके इसको ख़त्म करेंगे। वो एग्जाम्पल है कि ये जो मैंने अभी बताया, इसकी प्रभाव बॉडी में किस तरह से पड़ सकता है, इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में बताने के लिए ये उदाहरण मैं ले रहा हूँ। हालांकि दुखदायी उदाहरण है। 15,000 किसान, श्रीलंका की बात है, 2012 की बात है या उससे पहले की बात है। श्रीलंका में किसानों ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया, जैसे कि भारत में भी होता है। जब सुसाइड करते हैं किसान एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उनको पता होता है कि कौन सा पेस्टिसाइड कितनी मात्रा में खाने से इंसान मर जाता है, ट्रेंड होता है, राइट। तो उसी तरह से वो सुसाइड के अटेम्प्ट भी सेम ही तरह से होते हैं। तो उन्होंने एक अजीब सी बात देखी कि जिन किसानों ने पेस्टिसाइड खा के मरने का अटेम्प्ट किया सुबह, वो सब मर गए, लेकिन जिन किसानों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया रात को, वो सब बच गए। सेम तरह से अटेम्प्ट किया बट दे ऑल वेर सेव्ड, वो बच गए। तो ये उसी का पेपर है। तो अब इसको ये समझिए कि जो भी चीज़ सनसेट के बाद हम खाते हैं, वो बॉडी उसको पूरा फैला नहीं पाता, मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, यूटिलाइज नहीं कर पाता, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा करके रख देता है। लेकिन उन किसानों के लिए यही बात फ़ायदेमंद निकली जो उन्होंने रात में खाया कि वो जहर पूरी तरह फैल नहीं पाया, बॉडी के हर सेल तक पहुंच नहीं पाया, बॉडी ने उसको कहीं इकट्ठा करके छोड़ ही दिया, तो जिससे उनकी जान बच गई। इस बात से आप ये समझ पा रहे होंगे कि एक ही तरह का खाना है, वो दिन में खाएंगे तो अलग असर करेगा, वो रात को खाएंगे तो वो उसका टोटली उल्टा असर करेगा। एक चीज़ जो दिन में आपका शुगर नहीं बढ़ाएगी, वही चीज़ अगर आप रात को खाएंगे तो वही शुगर बढ़ाएगी, राइट। तो टाइम ऑफ ईटिंग का महत्व समझाने के लिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया। अब एक आखिरी बात इसमें जुड़ी हुई, मैं कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। जब आप अपने बॉडी को धरती से टच करते हैं तो धरती से इलेक्ट्रॉन जाता है, और इलेक्ट्रॉन धरती से जाने से बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशंस हैं वो कम होने लगती है। इन्फ्लेमेशन जब कम होंगी, जैसे किडनी के पेशेंट हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तो किडनी में इन्फ्लेमेशन, लीवर सिरोसिस तो लीवर में इन्फ्लेमेशन, हार्ट डिजीज़ तो हार्ट में इन्फ्लेमेशन, राइट, लंग डिजीज़ तो लंग में इन्फ्लेमेशन। तो जितनी सारी बीमारियां हैं, इवन कैंसर इज इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। कोई भी बीमारी का नाम ले लेंगे तो या तो इन्फेक्शियस होगा या इन्फ्लेमेटरी होगा। इन्फ्लेमेशन को एकदम जड़ से निकालने के लिए जब आप धरती पे पैर रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन लिटरली आता है और आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इन्फ्लेमेशन कम होगा तो आपका दर्द कम होगा, पेन कम होगा, सिम्टम कम होंगे, आप ठीक होंगे। कितनी तेज़ी से करता है, इसके आंकड़े हमने निकाले हैं। वो आंकड़े कुछ इस तरह है, जैसे ही आप धरती पे पैर रखते हैं पहले 10 सेकंड के अंदर आपका वोल्टेज ज़ीरो होता है, लेकिन अगर पैर रखें या बॉडी को टच कर रखें, 20 मिनट में मूड और स्ट्रेस में इंप्रूवमेंट देखी जाती है। यानी कि कभी आपको गुस्सा आ रहा है, कभी आपको एंजाइटी हो रही है, कभी आपको स्ट्रेस हो रहा है, मूड ठीक नहीं हो रहा, आप सिर्फ इतना कीजिए कि एकदम बाहर जाइए, जूते चप्पल निकाल के आप धरती पे बैठ जाइए, 20 मिनट 25 मिनट, आपको शांति महसूस होगी, राइट। तो जिस तरह से आपको पता है एक छोटा बच्चा, इन्फेंट, कई बार वो डिस्ट्रेसफुली चिल्लाता है, रोता है, किसी की बात नहीं सुनता, उसका बड़ा भाई, उसके डैडी, सब लोग, चाचा उसको बहलाने की कोशिश करते हैं, मानता नहीं, पता नहीं क्यों रो रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ की गोद में जाता है, एकदम से एकाएक उसके सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, होता है ना, जबकि माँ ने कुछ किया ही नहीं, जस्ट गोद में लिया। ठीक उसी प्रकार जब आप धरती माँ के गोद में जाते हैं तो अपने आप ही आपका दुख और दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है, साइंटिफिकली कम होने लगता है, राइट। तो यहाँ ये समझना होगा 45 मिनट्स तक ये करेंगे तो आपकी हार्ट की जो पैल्पिटेशन है वो कम होने लगते हैं। हमने ये पेशेंट में देखा, इसके एविडेंसेस पे किताब भी है, वो किताब कल आपको मिलेगी जिसमें आप सारे सबूत देखेंगे। 1 घंटा अगर आप धरती से जुड़ जाते हैं, अभी भी धरती से जुड़े हुए हैं बट इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट जुड़ेंगे तो ज़्यादा प्रभाव है, अभी तो डायरेक्ट जुड़ नहीं सकते, क्लास के अंदर ही क्लास हो सकती है, राइट। तो पेन रिलीफ मिलने लगता है। हमारे कई सारे पेशेंट्स हैं, इस तरह के एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेन में जा रहे हैं, आधी रात को ट्रेन चल रही है, बहुत बैक पेन हो रहा है, तो फ़ोन करते हैं हमारे इमरजेंसी नंबर पे, हमारे पेशेंट क्या करें, ट्रेन में हम हैं, तो हम बोलते हैं कि ट्रेन का कोई भी लोहा पकड़ लो। लोहा जब पकड़ा तो ट्रेन की बॉडी जो है वो ट्रेन के व्हील से कनेक्टेड है, व्हील भी लोहा ही है, और जो व्हील है वो पटरी से कनेक्टेड है, वो भी लोहा है, और पटरी जो है फास्टनर से अर्थ से कनेक्टेड, वो भी लोहा है। यानी कि ट्रेन के लोहे को पकड़ने से, रॉड को पकड़ने से वो पूरी तरह अर्थ से कनेक्टेड हो गया। और जब ऐसे पकड़ा रहता है कुछ देर के लिए, 1 घंटे के लिए, तो पेन में उनमें आराम मिलने लगता है। तो ये पेन किलर का काम कर रहा है, नेचुरल पेन किलर, राइट।
तो ये सब चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं, देखते ही रहते हैं। 1-2 घंटे अगर ज़मीन के टच में रोज रहेंगे तो नींद बड़ी अच्छी आती है ओवरनाइट। कल रात भर आप ज़मीन के टच में थे 0 वोल्ट बेडशीट से। तो जो गैंग्रीन के पेशेंट होते हैं, जिनके जख्म भरते नहीं हैं, उनको हम यही बोलते हैं कि रात भर हर रात 0 वोल्ट बेडशीट पे आप सो, इन एडिशन टू जो भी हम कर रहे हैं, तो उससे उसकी हीलिंग जो होती है बड़ी तेज़ होती है। तो ये सारे बदलाव खासतौर पे जो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, जो ब्लड डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, ब्लड कैंसर के पेशेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि जितना हो सके धरती से जुड़ के रहो। 2-3 घंटे आप धरती पे रहो, खेलो कूदो, भागो दौड़ो, धरती से जुड़ के रहो। उससे आपकी हीमोग्लोबिन तेज़ी से बढ़ेगी। ब्लड डिसऑर्डर जो के पेशेंट्स को बड़ा लाभ मिलता है। थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं, अगर आपने सुना कभी देखा है, उन बच्चों को हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलता है। किसी किसी को 15 दिन में एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलता है। जिस तरह से आपकी गाड़ी में कुछ कुछ समय बाद डीजल पेट्रोल भराना पड़ता है ना, नहीं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक उसी तरह से उनकी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हर बार महीने में एक बार, महीने में 2 बार या 2 महीने में एक बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। हाँ, ऐसे है ना। तो ऐसे बच्चों को अगर हम बोलते हैं टाइम एज मेडिसिन, अगर हम बोलते हैं DIP डाइट साथ में, और साथ में खूब वो धरती के साथ नंगे पैर खेले, तो अब उसका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आपको बाहर से ब्लड चढ़ाना नहीं पड़ेगा, यानी कि उसकी थैलेसीमिया ठीक हो गई, राइट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि धरती से जुड़ना कितना पावरफुल हो सकता है, राइट। हाँ, वो नहीं काम करेगा, सीधे धरती पे जाना पड़ेगा। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये पता करने के लिए वोल्ट मीटर से, आपको कल करके दिखाया था ना, वोल्ट मीटर से भी एक बार चेक कर सकते हैं। बट काम ही तब करता है जब सीधे धरती पे जाते हैं। हमारे घर में भी, सबके घर में फ्लोरिंग होती है, वो भी पत्थर ही एक तरह का, लेकिन वो काम नहीं करता है। यू हैव टू गो रियली आउटसाइड, धरती से जुड़ें, नदी में जाएं, नदी के बाहर किनारे जो होते हैं, द बेड ऑफ द रिवर, उसमें जाएं। पेड़ पे जब चढ़ेंगे, पेड़ को छुएंगे जो धरती से कनेक्टेड हैं। एक तो जो गमले में, इस पर तो होगा नहीं, क्योंकि गमला भी इंसुलेटेड है, जिस तरह से हम खुद भी इंसुलेटेड हैं, राइट। तो हम मिट्टी की बात नहीं कर रहे, हम धरती की बात कर रहे हैं। मिट्टी और धरती में फ़र्क है ना। सीधे धरती में जाएंगे। तो ये उदाहरण से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है धरती से जुड़ना। 0 वोल्ट स्लीपर पहन के आप धरती पे चलेंगे तभी काम करेगा, राइट। धरती पे नंगे पैर चलना कई लोगों को ठीक नहीं लगता। कोई सांप ने काट लिया तो, कोई कीड़ा आ गया तो, कोई नेल आ गया तो, इस तरह के आपके दिमाग में कुछ शंकाएं रहती हैं। तो हमने एक 0 वोल्ट स्लीपर बनाया, चप्पल बनाया, चप्पल के नीचे तार लगे हुए हैं, और वो तार जब चप्पल को पहनेंगे तो वो तार आपके पैर से भी टच करेगा तो आप कनेक्टेड हो गए, राइट। इंसुलेटेड चप्पल नहीं है वो। तो ये इतनी सी बात है। कुल मिला के नंगे पैर चलिए या बैठिए। तो हाँ, हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, विश्वरूप.com में मिलेगा, राइट। सो कुछ लोग तो घर में खुद ही बना लेते हैं। तो इंटरप्ले बिटवीन सर्केडियन क्लॉक एंड द कैंसर, न्यू फ्रंटियर फ्रॉम कैंसर ट्रीटमेंट। इंटरप्ले, इसका मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर है कि लगातार ये देखा गया है कंसिस्टेंटली कि जैसे ही एक पेशेंट अपने सर्केडियन क्लॉक को बिगाड़ देता है, कैंसर दोबारा आ जाता है। जैसे ही वही वाला पेशेंट अपने टाइम ऑफ ईटिंग को या इसको ठीक करने लगता है, कैंसर दोबारा गायब हो जाता है। कई बार लोग पूछते हैं, कल भी एक ने पूछा कितने दिन तक DIP डाइट में रहना पड़ेगा, कितने दिन तक टाइम ऑफ मेडिसिन करना पड़ेगा। तो मेरा जवाब रहता है कि जितने दिन तक आप ठीक रहना चाहते हैं उतने दिन तक करना पड़ेगा, यानी कि ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। हफ्ते में एक आध बार चीटिंग चलता है, राइट। एक आध बार चीटिंग करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस तरह से महीने में एक आध बार आप जिम में चले भी गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बॉडी को, ठीक उसी तरह से हफ्ते में एक आध बार, चलो शादी है किसी की, रात को 12 बजे खा भी लिया, कुछ भी उल्टा से खा लिया, तो बॉडी उसको झेल जाएगी। जिस तरह से आपकी गाड़ी है, नॉर्मली अच्छे रोड पे चलती, कभी कभी गड्ढे में चली भी गई तो गाड़ी झेल जाएगी, राइट। तो जिस तरह से कल आप लोग सब अपने घर जाएंगे, फ्लाइट में जाएंगे, लेट हो जाएंगे, कल का रूटीन आपका बिगड़ जाएगा ही, इतना बॉडी झेल लेगी। लेकिन ओवरऑल जब आप घर पे हैं तो रूटीन में कोशिश करें कि आपका टाइम ऑफ ईटिंग, आपका जो DIP डाइट है, आपका जो 0 वोल्ट है, रूटीन में वो पार्ट का होना चाहिए। रूटीन बिगाड़ेंगे और कंसिस्टेंटली बिगाड़ेंगे तो दोबारा से कैंसर है, ट्यूमर है, सिस्ट है, ब्लॉकेजेस हैं, स्टोन है, ये सब दोबारा एक्यूमुलेट होने लगेगा। बीमारी यही होती है, राइट। गलत जगह पे अगर न्यूट्रिएंट पहुंच गया, एक्यूमुलेट होने लगे, उसी को बीमारी कहते हैं। उसका कोई ना कोई नाम डॉक्टर दे देगा। डॉक्टर सिर्फ नाम देता है उल्टा सीधा,
राइट, लेकिन है वो एक्यूमुलेशन ही। तो एक्यूमुलेशन को हटाना कैसे है, क्या कैसे करना है, वो मैंने आपको समझाया अभी। इसमें नहीं, सनलाइट सूरज उगने के बाद ही हमारे जो पेनक्रियास की टाइमिंग है ना 8 AM to 8 PM, इस ब्रैकेट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट कौन सा, व्हेन द पेनक्रियास इज अवेक, वो कब होता है 8 AM to 8 PM। तो इसके बीच की बात कर रहे हैं हम, इसके बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ राइट, नहीं उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर विद यू। इसको स्ट्रिक्टली नहीं भी करेंगे, कोई भी इंसान जो चीज़ मैंने बताया 100% स्ट्रिक्टली नहीं भी कर पाता है, अधिकतर लोग गैप में कर लो। दैट फ्लेक्सिबिलिटी यू आर हैविंग ऑलरेडी, राइट। थायराइड के लिए जो लोग थायराइड के आप में से 10% पेशेंट हैं यहाँ पे, 9-10 पेशेंट हैं आप में से जो थायराइड की गोलियाँ ले रहे हैं। ध्यान से सुने थायराइड के पेशेंट, थायराइड की गोली अभी छोड़नी नहीं है, ये हुआ पहला रूल। 1 महीने बाद, ये टाइम ऑफ ईटिंग एंड डीआईपीराइड करने के बाद 1 महीने बाद आप टेस्ट कराइए, राइट। क्यों टेस्ट हम उन्हीं को कराने बोलते हैं जो दवाई पे, क्योंकि दवाई छुड़ाना है तो कोई ना कोई हमें एक बेंचमार्क रखना पड़ता है, राइट। तो टेस्ट में आप देखेंगे कि थायराइड आपका ठीक होने लगेगा, बेहतर नीचे की तरफ जाएगा TSH। जैसे जैसे TSH नीचे जाएगा, आपको अपने अनुमान से ही गोली को आधी करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो 1 महीने बाद आपने आधी की, 1-2 महीने बाद दोबारा चेक किया, फिर आधा किया, लगभग 2-3 महीने में अधिकतर लोगों का थायराइड छूट ही जाता है, ठीक ही हो जाता है, राइट। यानी कि थायराइड को ठीक होने के लिए 1 महीने से 3 महीना लगेगा। उसी स्पीड से आपको दवाई को टेपर डाउन करना है। टेपर डाउन करने के बाद आपका जो थायराइड का रेंज है वो ठीक ही रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपके जो सिम्टम्स हैं, राइट, थक जाना या बॉडी वेट बढ़ जाना, वो सारे सिम्टम नहीं हो रहे हैं, बाल झड़ जाना, ये सब सिम्टम नहीं हो रहे हैं, तो यानी कि आप ठीक हो ही गए हैं। तो इस तरह से थायराइड की दवाई को धीरे धीरे टेपर करते हैं, ब्लड शुगर की दवाई को 1-2 दिन में टेपर करते हैं, इंसुलिन को हर घंटे चेक करके टेपर करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई को इमीडिएटली छोड़ते हैं, तो स्टेरॉइड्स को इमीडिएटली छोड़ते हैं, सप्लीमेंट्स को इमीडिएटली छोड़ते हैं। तो हर दवाई की तासीर के ऊपर निर्भर करता है कि उसको किस तरह से बॉडी से अलग करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इमीडिएटली छोड़ी जा सकती हैं, हर तरह के सप्लीमेंट छोड़े जा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे बॉडी ज़्यादा निर्भर है, तो उसको धीरे धीरे बॉडी से हटाना होता है। कीमोथेरेपी है, इसको इमीडिएटली छोड़ना है, राइट। जितना कर लिया। कोई बोलता है कि हमने तो डॉक्टर ने 10 बोला, 9 तो करा लिया, एक आखिरी करा लूँ मैं, राइट। तो भाई इतना पॉइजन ले लिया, वो आखिरी पॉइजन क्यों लेना है, यहीं पे रुक जाओ आप। पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को फैटी लिवर किस बेसिस पे बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है। डॉक्टर ने, हाँ, तो अभी आप ना ये वीडियो दोबारा देखिए, जो चीज़ एक बार बोला मेरा आंसर वही रहने वाला है। तो यू हैव टू जस्ट सी कि आपने वो टेस्ट पे, तो टेस्ट को हमें मानना है क्या, आंसर इज़ नो। टेस्ट तो तभी कोई करेगा ना जब टेस्ट करवाने जाएंगे, है ना। तो फैटी लिवर है कि नहीं है, मैं भी आपको बता सकता हूँ। क्या नाम है आपका? दिव्या। फैटी लिवर अगर हेड आएगा तो दिव्या का फैटी लिवर है, हाँ, टेल आ गया, आपका फैटी लिवर नहीं है। अब जब मैंने ये टेस्ट किया तो आप क्या ऑब्जेक्शन उठाएंगे, अरे ये तो हर बार रिजल्ट चेंज होता है, यही ऑब्जेक्शन, ये तो साइंटिफिक नहीं है। ठीक उसी प्रकार वो जो टेस्ट है जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो उसका भी रिजल्ट हर बार चेंज होता है, वो भी उतना ही साइंटिफिक नहीं है। जब उस टेस्ट पे आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं, उसी को मान के पकड़ के बैठे हैं, तो इस टेस्ट को मान लीजिए। जितनी बार आपको लगता है टेस्ट से आता है, तो ये भी तो एक टेस्ट है। जितना रैंडम ये टेस्ट है अनसाइंटिफिक, उतना रैंडम ही फाइब्रोस्कैन है। डॉक्टर कोई डरा तभी सकता है जब आप डरने को तैयार हो, जब उसके पास जाओगे आप, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे आप देखिए कि हम सिर्फ ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे के साइंस की बात कर रहे हैं, ताकि आपको समझ आए।